नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नालासोपारा में एनएच बेकरी के पाव में कीड़ा मिलने से मचा हड़कंप, एफडीए पर सवाल। 2007 के माणिकपुर केस में 5 साल की बच्ची के अपहरण हत्या का आरोपी 18 साल बाद गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पिता ने 3 बेटियों संग की आत्महत्या, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था परिवार। अरवल्ली में हाईस्कूल छात्र के अपहरण का खुलासा, ईसरी पुलिस ने 2 आरोपी दबोचे। समस्तीपुर में पंचायत के दौरान हिंसक झड़प, चाकूबाजी में युवक गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। नालासोपारा में एनएच बेकरी के पाव में कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया है। उबाठा शिवसेना की नालासोपारा शहर संगठक संगीता मालुसेरे ने एमडी नगर स्थित एक दुकान से पाव खरीदा था। उन्होंने ये पाव अपने बेटे राहुल को खाने के लिए दिया, लेकिन 3 पाव में से 1 पाव में कीड़ा पाए जाने पर मामला सामने आया। इस घटना के बाद संगीता मालुसेरे संबंधित दुकानदार को साथ लेकर सीधे उसी बेकरी पहुंची जहां से पाव की सप्लाई की जाती है। बेकरी में जो नजारा दिखा वह और भी चौंकाने वाला था। वहां रखे आटे में आटा, भ्रंग और इल्ली पाए गए। वहीं पूरा परिसर गंदगी से भरा नजर आया। वसई विरार इलाके में इस तरह की कई बेकरी होने और उन पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कथित अनदेखी का आरोप एक बार फिर सामने आया है। नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसी बेकरी पर कार्रवाई कब होगी, ये सवाल अब उठने लगा है। मेरा नासिर नाम है जी, नासिर हुसैन। सर बताइए, आज आपके बेकरी में से जो पाव लिया गया था उसमें गोजर मिला है। जी जी। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, आप ये चीज़ सही है जो ताई आके बताई है हमारे। और ये ऐसा हुआ कि नीट एंड क्लीन के मामले में जब आप हमारी बेकरी पे विजिट किए हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं कि साफ सफाई तो हम ध्यान रखते हैं। ये एक ऐसा कीड़ा है कि एक प्रोसेस होता है कि 4 घंटे जब पाव कच्चा होता है उसको रखते हैं तो उसको हमने कवर करना होता है। उस 4 घंटे के प्रोसेस में जो कीड़ा है वो कहीं से आउटसाइड से या कहीं से भी आया और उसमें छुप गया। उस 4 घंटे में ब्रेड इम्प्रूव होता है, छोटा कच्चा लोई रहती है, फिर वो ब्रेड इम्प्रूव होता है तो उसमें वो स्टक हो गया। जब वो आता है रेंज सर स्टक जब हुआ है तो फिर वो निकल नहीं सकता, क्योंकि पाव एक आटा की ऐसी कैफियत होती है कि वो लिचीचा होता है तो उसमें वो फंस गया। दैट टाइम वो देखा नहीं जा सकता। एक हमारे पास अभी भी वो प्रोसेस में पड़ा हुआ है, वो आफ्टर 3 आवर्स वो पकता है, वो नहीं दिखा। ये हमारी चूक है क्योंकि उसमें देख ही नहीं सकता। संगीता मालुसरे। बताइए क्या पूरा हुआ था? तो मैं सुबह सुबह मेरा लड़का काम पे जाता है, तो वो बोला मेरे को मम्मी आमलेट पाव कर दो। तो मैं आमलेट पाव किया तो उसको पाव में कीड़ा में आला, कीड़ा नहीं वो घोन। वो दुकान उसको मैं बेकरी वाले के पास गया तो बेकरी वाला मेरे को बोलता है वो मैं मेरे पास नहीं पाव बनता है, मैं संतोष भवन में मेरी बेकरी है उधर पाव बनता है, उधर से लेके आता है। तो इसलिए मैं बेकरी वाले को इधर लेके आया है। तो इधर के साफ सफाई वगैरह कुछ नहीं है, सब गंदा गंदा है। वो मैदा में गाली भी है, कीड़ा बीड़ा सब है। तो बोलता हूँ हम लोग को बोला इधर, बोले ये क्या कीड़ा बीड़ा है? तो बोलता नहीं हम लोग के चाल के पाव बनाने वाला है, ऐसा बोला, टोस्ट बनाने वाला है। बाद में पत्रकार बोला ये ऐसा नहीं बनाता है, ये गंदा गंदा है। तो वो बोलता है नहीं हमें वो फेंक देने का, उसको कामगार लोग बोलता है भर दे नहीं फेंक दे, ऐसा बोला। क्या कार्रवाई होनी चाहिए क्या? हाँ कार्रवाई तो असले ये लोग कुदर कुदर आता है और ये बनाता है। लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। हाँ खेला जाता है। वो ऐसे ये पाव खाता है तो क्या होने वाला है? तो कौन है जवाबदार? बेकरी वाले का तुरंत कार्रवाई होना चाहिए ना। अगली खबर वसई से। वर्ष 2007 में माणिकपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और नृशंस हत्या के मामले में फरार आरोपी नंदलाल उर्फ नंदू विश्वकर्मा को अपराध प्रकटीकरण शाखा 2 वसई ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वारदात के बाद नेपाल फरार हो गया था और बाद में नवी मुंबई व पुणे में मजदूरी करते हुए लगातार ठिकाने बदलता रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक ईंट भट्टे पर वाहन चालक के रूप में काम कर रहा था। पुराने अनसुलझे मामलों की समांतर जांच के दौरान गुप्त सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस टीम ने 10 दिसंबर 2025 को उसे दबोच लिया। 18 साल बाद इस गिरफ्तारी से पीड़िता को न्याय की उम्मीद जगी है। पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 123/2007 रजिस्टर हुआ था। ये केस 1/4/2007 को रजिस्टर हुआ था। इस केस में आरोपी नंदू कुमार उर्फ नंदू विश्वकर्मा, इसने 5 साल की लड़की को किडनैप किया था और उसके साथ रेप करने के बाद में उसका मर्डर किया था।
मर्डर करने के बाद में ये आरोपी यहाँ से फरार हो गया और फरार होकर नेपाल में रहता था। नेपाल में रहकर वो वापस यूपी में आया। यूपी में आने के बाद में यूनिट 2 के पथक को सूचना मिली। उसमें से एएसआई रविंद्र पवार है, उनको सूचना मिली कि ये आरोपी वहाँ पर अपना अस्तित्व छुपा कर रह रहा है। तो उसको फिर यूपी यूनिट 2 की टीम पीआई कोराडे और उनकी टीम ने उसके गांव में जाकर उसको लोकल पुलिस की मदद से उसको ट्रैप किया है। इस केस में ये ऐसा है 2007 में मर्डर हुआ था। 2007 से आज 2025 तक ये आरोपी अलग अलग जगह पर अपना अस्तित्व छुपा कर रहा है। इसको 18 साल के बाद में हमारी टीम ने अरेस्ट किया है और उसको अपने मानिकपुर पुलिस स्टेशन के ताबे में दिया है। अभी उसका आगे पीसीआर लिया जाएगा और उसके साथ पूछताछ की जाएगी। अगली खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिश्रेलिया गांव में सुबह सुबह दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी की मौत के बाद आर्थिक तंगी और पारिवारिक दबाव से जूझ रहे एक पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस हृदय विदारक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों की पहचान अमरनाथ राम तथा उनकी 3 पुत्री अनुराधा कुमारी, राधिका कुमारी और शिवानी कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार घर के भीतर चारों के शव फंदे से लटके मिले। यह दृश्य देखते ही घर में कोहराम मच गया और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही सकरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ जारी है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। मासूम बच्चियों की असमय मौत ने हर आंख नम कर दी है। ग्रामीणों ने इसे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी बताते हुए कहा कि मानसिक तनाव और पारिवारिक दबाव को समय रहते समझना, संवाद और सहयोग के जरिए समाधान खोजना बेहद जरूरी है। जानकारी सर, यहाँ का जो है इसकी पत्नी थी, पहले 5 बच्चे हैं। 3 तो लड़की थी, वो 3 लड़की और 2 लड़का अभी और बचा हुआ है। मतलब बच गया किसी भगवान के ऊपर वाले के दया से। तो इसका घर की स्थिति मतलब शुरू से ही खराब है। घर की स्थिति मतलब आर्थिक तंगी, क्योंकि ये कमाना चाहता नहीं था। सुबह से लेकर शाम को घूमना और जो भी यहाँ घर में बनता था तो पहले पत्नी थी कमाती थी तो उससे चल जाता था। अभी जो राशन पानी मिल रहा था सब, उससे जो बच्ची सब खाना वाना बना कर रख देती, आता खाता। अब फिर सुबह 4 बजे चला जाना है, रात को 8 बजे 10 बजे रात में घूमते हुए आना था। अब कोई काम धाम करता ना, कभी काल जो है किसी का कोई काम था, कुछ पैसा मिल जाता था इसको, तो वो भी अपना इधर उधर में ख़त्म कर देता था। तो अभी जो घर की स्थिति है या आप ऑन स्पॉट देख रहे हैं, तो इससे भी कोई भी देखेगा जाहिर होगा कि आर्थिक तंगी इसके पास में था। आर्थिक तंगी से आके मौत किया, आपने खुदकुशी किया है। और जो बच्चे के साथ में भी जो 3 लड़की थी उसको भी ले गया। ये क्या नाम है मरने वाले को? मरने वाले का अमरनाथ राम है। बच्चे सबका नाम जानते हैं? बच्ची का एक राधिका है, एक अनुराधा है और एक शिवानी है। शिवानी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा है सर एक्स कैप्टन राम अवतार राम। मैं यहाँ का वार्ड मेंबर हूँ। मेरी पत्नी यहाँ की पंचायत समिति सदस्य है, रुकनपट्टी मथुरापुर पंचायत का। अरे इस रात में आया, कैसे आया? दारू पीता था, पीऊ के मरा होगा। पीऊ के मरा? हाँ, सबको इसके बेलूरा है ये। सब से ना काम करना है ना कुछ करना है। लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इसके यहाँ ना कोई लाइट की सुविधा है, ना जलावन की सुविधा है, ना खाने के लिए दूध ना अनाज है। राशन भी इसको शायद नहीं मिलता है। राशन भी नहीं? हाँ, मिलता होगा, कभी कभार मिलता होगा, समय से नहीं मिलता होगा। ये नर्सरी टाइप के भी था? हाँ, थोड़ा बहुत नर्सरी था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। अगली खबर अरवली से। मेघराज के रेलवाड़ा हाई स्कूल के एक छात्र के अपहरण के मामले में इसरी पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए महज कुछ ही घंटों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने बाइक पर छात्र का अपहरण किया था। पुलिस ने कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों की रेलावाड़ा बाजार में सार्वजनिक परेड करवाई। इस दौरान आरोपियों ने बाजार में कान पकड़कर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। इसलिए पुलिस की सख्त कार्रवाई से इलाके में असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों को घटना स्थल पर ही रिक्रिएशन भी किया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बीते 11 दिसंबर को हुई नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के जघन्य अपराध में पुलिस ने गांव के ही एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपना अपराध छिपाने के लिए बड़ी चाल चली थी, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से वह बेनकाब हो गया। दरअसल कहा जाता है कि जुर्म करने वाले चाहे जितना भी शातिर हो, वो पीछे निशाना जरूर छोड़ जाता है, और यही कहावत मामले में सटीक साबित हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति ने सबसे पहले शव को देखकर शोर मचाया और गांव वालों को इकट्ठा किया, वही इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी निकला। हालांकि आरोपी ने गांव वालों एवं पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसके कपड़ों से मिले खून के धब्बे और शरीर पर पड़े नाखून के निशान देखकर पुलिस का शक गहराता चला गया। पुलिस ने कई साक्ष्य व गवाहों से गहन पूछताछ के आधार पर अपराधी को गिरफ्तार किया है और पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची के शव से संग्रहित तथा घटनास्थल से एफएसएल टीम द्वारा संग्रहित सभी प्रदर्श के साथ साथ गिरफ्तार उपेंद्र राम के कपड़ों को भी जब्त कर आवश्यक जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना भेज दिया गया है। घटना की जघन्य प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए घटना के तुरंत बाद एक टीम बनाई गई थी एएसपी विक्रम के नेतृत्व में, जिसमें डीआई की टीम, महिला पदाधिकारी और एफएसएल के जो विशेषज्ञ उनको शामिल किया गया। घटना के बाद जो पूरे तथ्य सामने आए उससे ये बात स्पष्ट हुई कि जो नाबालिग बच्ची थी वह 7:30 से 7:35 के बीच में अपना ट्यूशन ख़त्म करके अपने ट्यूशन की साथियों की 3 और साथियों के साथ निकली और कोचिंग से लगभग 500 मीटर दूर उसका भाई दूसरे टीचर के पास पढ़ाई करता था, जिसको लेने के लिए वो जा रही थी। लगभग आधी दूरी तक वो अपने दोस्तों के साथ थी। उसके बाद उसके बाकी दोस्त अपने घर चले गए और लड़की अकेले अपने भाई को लेने जा रही थी। लेकिन उसके ट्यूशन पहुंचने से पहले उसका भाई पहले ही घर जा चुका था, लेकिन बच्ची ट्यूशन में पहुंची नहीं और उसी बीच बच्ची गायब हो जाती है और 7:55 के आसपास बच्ची का शव उसी रास्ते में गली में नाली के किनारे एक व्यक्ति द्वारा देखा जाता है। उसके द्वारा वहीं पे खड़े लड़कों को सूचना दी जाती है। जब उनके द्वारा पहचान की जाती है बच्ची की, उसके परिजन आते हैं, उनके द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए जाया जाता है, जिसके दौरान स्पष्ट होता है कि बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। घटना के बाद जो है वहाँ जितने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे उन सबसे पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि उस गांव का ही एक व्यक्ति उपेंद्र राम मृतका के आने से जस्ट 10 मिनट पहले उसी रास्ते को क्रॉस करके आ रहा था जहां 2 लोगों ने उसे देखा था और वही पहला व्यक्ति था जिसने बच्ची के वहाँ होने की सूचना वहाँ के लड़कों को दी थी। समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। वहीं मारपीट और चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना का कर्पूरी ग्राम थाना के रतनपुर गांव का है। दरअसल गांव के ही अरुण झा और जितेंद्र मिश्रा के बीच पहले से विवाद चल रहा था। साल 2023 में गोलीबारी और उसी साल हुई चाकूबाजी मामले को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष की ओर से पंचायत का रखा गया था, जिसमें पंचायत के मुखिया, सरपंच व गांव के लोग भी शामिल हुए। पंचायत के दौरान ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस दौरान देखते ही देखते झड़प शुरू हो गई। पंचायत के दौरान मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि दोनों पक्ष के लोग बीच सड़क पर किस तरह से मारपीट कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुछ लोग बीच बचाव भी कर रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से मामला शांत कराकर जख्मी को अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं इस मामले में एसपी संजय पांडे ने बताया कि पंचायत के दौरान मारपीट की बात सामने आई है। अभी परिवार के लोगों ने आवेदन नहीं दिया है। आवेदन मिलते ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहले के मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अभी आरोपी कोर्ट से बेल पर है। घटना हुई पूर्व से विवाद जो है इससे चलते आ रहा है। इससे पहले जो है 2023 में हम लोग के ऊपर जो है गोली चलाया था। उसके बाद जो है फिर 2023 में ही हमारे स्टाफ को चाकू मारा। वही दोनों केस के जो है एक जो है 37 एकांत संख्या 33-23 कर्पूरी ग्राम है, एक 42-23 कर्पूरी ग्राम। दोनों में अभी जेल जाके बेल लेके आया हुआ है। उसी केस के कंप्रोमाइज के रोची में जो है मुखिया, सरपंच सबको वही बुलाया था पीली प्राण के तहत। और उस कंप्रोमाइज में हम लोग भी जो है मुखिया के समक्ष गए थे। जैसे ही गए मुखिया और सरपंच के सामने में पीली प्राण के तहत जो है अरुण झा चाकू दिया लड़का को और प्रिंस कुमार झा और अंकित कुमार जो है चाकू चला गया। कहाँ हो? ताजपुर रतनपुर मसाला फैक्ट्री। जख्मी का क्या नाम है?
अंकित कुमार मिश्रा। कहाँ घर हुआ इनका? चाँदपुर रतन। ये क्या करते हैं? ये तो कुछ नहीं करते हैं, इनके पिताजी और हम जो है मसाला फैक्ट्री और सेवाई फैक्ट्री चलाते हैं। हम लोग फैक्ट्री चलाते हैं। हमारा अमरिंदर कुमार मिश्रा और जितेंद्र कुमार। कहाँ पे चलाते हैं? चाँदपुर रतन। वहीं के लोगों से मारपीट हुई? वहीं हाँ, पड़ोसी क्या से। कारण है मारपीट? कारण है, इससे पहले वो उन्होंने जो है रंगदारी मांगते थे, रंगदारी नहीं देने पे गोली चलाया। जब गोली चलाने के बाद सब स्टाफ को बोले थे काम करने के लिए कोई नहीं जाओ, और सब स्टाफ काम करने के लिए आया तो स्टाफ को चाकू मार दिए। उस केस में भी जो है 3-4 आदमी जेल जाके बेल लेके आए हैं, और एक आदमी को जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दिया है। कल हुई थी कल पंचायत? नहीं, आज पंचायत हुई थी 11 बजे के आसपास। वही मारपीट की गई? हाँ, वही मारपीट की गई। मुखिया सरपंच के मौजूदगी में और कुछ कौन लोग मारपीट किया? प्रिंस कुमार झा चाकू चलाया है, अंकित कुमार झा चाकू चलाया है, और उनका पिताजी अरुण कुमार झा चाकू दिए हैं साले को मार, जान से मार। क्या नाम है आपका? हमारा अमरिंदर कुमार मिश्रा। दानापुर पुलिस अनुमंडल के रूपसपुर थाना क्षेत्र के रूकनपुर विजयनगर स्थित लेन नंबर 6 में देर रात लगभग 2 बजे के आसपास रात में महाराजा टेंट एवं इवेंट मैनेजमेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आगलगी में गोदाम में रखे लाखों रुपए के टेंट, पंडाल से जुड़े सभी सामान, सोफा सेट, क्रॉकरी समेत अन्य सामग्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के दौरान गोदाम के अंदर में खड़ी एक बुलेट बाइक में भी आग लग गई, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान पास रहने वाले लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपने घरों से बाहर सड़क पर निकल गए। स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी अग्निमिशन की टीम के साथ ही स्थानीय पुलिस को दी है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां पहुंची। आगलगी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल विभाग के कर्मी पूरी तत्परता के साथ आग बुझाने में जुटे रहे। इस संबंध में अग्निमिशन अधिकारी विजय शंकर यादव ने बताया कि शनिवार की देर रात रुकनपुरा स्थित महाराजा टेंट एवं इवेंट मैनेजमेंट के गोदाम में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसे सूचना पाकर अग्निमिशन की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर काबू पा लिया। गोदाम में रखे सारा सामान जलकर खाक हो गया है। कितने ही सामान जली है, इसका आंकलन अभी नहीं हुआ है। सहरसा सदर अस्पताल पहुंचे विधायक इंजीनियर इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने अस्पताल की खामियों और एम्बुलेंस चालकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। पहली बार विधायक बने गुप्ता ने चुनाव में सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाने का वादा किया था, जिसे निभाने के क्रम में वे लगातार आम लोगों से संवाद कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान विधायक ने स्वास्थ्य और बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सहरसा में घरों के ऊपर से बिजली तार गुजरते हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सरकारी एम्बुलेंस चालक गरीब मरीजों को रास्ते में निजी अस्पतालों में बेच देते हैं, जिसे हर हाल में रोका जाएगा। विधायक ने साफ कहा कि स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था जल्द सुधार किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सहरसा इकलौता शहर है जहां घर के ऊपर से बिजली तार गुजरता है। सदर अस्पताल सहरसा में बरसों से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट जल्द खुलवाने की बात भी उन्होंने की। सख्त तेवर खुद के लिए नहीं है, यहाँ के गरीब जनता के हक हकूक के लिए उनके इलाज के लिए। क्या निर्णय लिए हैं और क्या करेंगे आप? बैठा ले लो महाराज, सुरवेश हो देखिए, ले लो, आपकी बताओ। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो गरीब पेशेंट है उसका इलाज प्रॉपर होना चाहिए। अस्पताल सिर्फ रेफर के लिए नहीं बना है। एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ जो एजेंसी मनमानी कर रही है, उनके हितों का रक्षा भी करना है। और साथ ही ये जो पूरे भारत में एम्बुलेंस ड्राइवर और पटना के बैठे अस्पतालों, जो निजी अस्पताल, उसका जो नेक्सस है, जिसमें गरीबों को बेच दिया जाता है और इलाज के नाम पे उस गरीब को सदियों सदियों तक गुलाम बना दिया जाता है, गरीबी में धकेल दिया जाता है, उसके खिलाफ में आप समझ लीजिए एक जिहाद है आज तक। अगले 5 सालों में 50,000 लोगों के लिए सस्ते आवास दहीसर में बनने की तैयारी चल रही है। AAI रडार जल्दी दहीसर में बनेगा। इस बात का आश्वासन खुद केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और पीयूष गोयल ने दिया। उत्तर मुंबई के गोराई में AAI का टावर जाना, क्योंकि टावर के चलते कई बिल्डिंग रीडेवलप या नया नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है।
मंत्रियों ने जानकारी दी कि केंद्रीय कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाएगा और खाली जमीन पर सस्ते मकान बनेंगे। आने वाले दिनों में मुंबई सभी महानगर पालिका या लोकल बॉडी चुनाव में महायुति के वर्चस्व को बनाए रखेंगे। अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 2 से 3 महीनों में AAI टावर बनाने का बजट भी पास हो जाएगा। जमीन अलॉटमेंट हो गया है, काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। पिछले 20 सालों से दहीसर ई में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रडार टावर था, जिसे बोरीवली के घोराई शिफ्ट करने की मांग स्थानीय लोगों ने की थी, जिसे अब केंद्र सरकार की तरफ से इजाजत मिल गई है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जल्दी शिफ्टिंग का काम पूरा करेगी। इस रडार टावर के चलते इलाके की पुरानी बिल्डिंग का रिनोवेशन या रीडेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, रेस्ट्रिक्टेड एरिया नियम के चलते, लेकिन अब रडार शिफ्ट होने से वो काम जल्द पूरा हो सकेगा। साथ ही दहीसर की खाली होने वाली जमीन पर जल्द ही हजारों सस्ते घर बनाए जाएंगे। दहीसर निवासी एवं सोसाइटी के प्रतिनिधिगण और कई दिन से इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए बहुत ही उत्साह के साथ इंतजार करने वाले आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। आमचे मुंबईतील जनतेला आणि विशेषतः दहीसर मधील माझ्या भाऊ बहिणींना माझा प्रणाम। इथे उपस्थित सर्व मुंबईकरांना हार्दिक शुभेच्छा। मुझे मराठी बोलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ी कोशिश मैंने भी की आज अभी। और मुझे बहुत खुशी है कि दहीसर के इतिहास में जो ये महत्वपूर्ण पल है उसमें मुझे भी शामिल होने का एक अवसर भगवान ने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिया। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे भाई मुरलीधर मोहन सिविल एविएशन मिनिस्टर के नाते आपके बीच में है, तो वो आगे तो हम सभी आ गए आपके बच्चे। पर मुरलीधर जी आपने समय निकाला, व्यक्तिगत पार्लियामेंट के बावजूद आप वहाँ पे गए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई सालों से जो AI की जगह पे रडार था, वो शिफ्टिंग के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। हमारे पूर्व सांसद, हमारे नेता गोपाल शेट्टी साहब, हमारी यहाँ की हमारी विधायक मनीषा ताई, इन्होंने तो बहुत सारे प्रयास पिछले कई सालों से वो भी कर रही है। अभी हमारे यहाँ के सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष जी गोयल साहब, इन सब के प्रयासों से आज ये डिसीजन हुआ, ये निर्णय हुआ कि जो हमारा रडार है वो गोराई को शिफ्ट हो जाएगा। और पिछले कई सालों से जो दिक्कत थी, जो लोगों के घर का जो उनका सपना था जो पूरा नहीं हो रहा था, और ये डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही थी हाई रिस्ट्रिक्शन की, स्लम्स हो या कोई पुरानी इमारत हो, इनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि अपना घर बनाए, घर अच्छा हो, क्योंकि पुरानी इमारतें हुई थी। स्लम्स के लिए SRA के प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रही पाए थे, और ये सभी समस्या अब दूर होगी। कुछ टेक्निकली जो उसकी कंप्लाइंस हो वो हो जाएगी 1-2 दिन में, और यहाँ के लोगों का कम से कम मुझे लगता है लाखों लोगों का जो घर का सपना है पूरा होगा। जामताड़ा जिला अंतर्गत नाला प्रखंड के मां मलांचा पर्वत पर विकसित प्रकृति उद्यान का झारखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो ने भव्य रूप से उद्घाटन फीता काटकर और नारियल फोड़कर उन्होंने इस उद्यान को जनता के लिए समर्पित कर दिया। प्रकृति की गोद में बसा यह पर्वत अब हरियाली और प्रकृति सौंदर्य से सजा पर्यटन स्थल बन गया है। कार्यक्रम में वन अधिकारी सौरभ चंद्र, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, SDPO मनोज कुमार महतो, प्रखंड विकास अधिकारी आकांक्षा कुमारी, नाला वन अधिकारी मृत्युंजय कुमार सहित गणमान्य जन और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। उत्सवपूर्ण माहौल में आयोजन ऐतिहासिक बन गया। ये उद्यान पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा, झारखंड प्रकृति और जंगलों से भरपूर सुंदर भूमि है, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मां मलांचा पर्वत हमारा सौभाग्य है जो आस्था का केंद्र है। यहाँ कई स्वतंत्रता सेनानियों ने जीवन व्यतीत किया है। इस पर्वत को सजाने में 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और आगे भी सौंदर्यीकरण होगा। ये मेरा स्वप्न प्रोजेक्ट है। पहले लोग मैथन बांध, मसानजोर बांध आदि जाते थे, अब यहीं पिकनिक और भोज का आनंद लेंगे। मां मलांचा की पूजा कर भोज मनाएं। दूर दराज से सैलानी आते हैं। अब उद्यान बनने
से भीड़ बढ़ेगी और राजस्व प्राप्ति होगी। भविष्य में और सौंदर्यीकरण होगा। स्थानीय निवासियों ने इसे पर्यटन क्रांति बताया। ये उद्यान न केवल पर्यटकों का आकर्षण बनेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करेगा। देख रहे हैं, ये सही मायने में हमारा इस राज्य के लिए और हमारा इस जिला के लिए एक धरोहर है। चारदिके देखे और शुरू से ही ये माँ मालंचा का पहाड़ हम लोगों को आकर्षित करके रखा था। संयोग से यहाँ जनता जनार्दन के आशीर्वाद से विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उस समय से ही हम प्रयासरत थे कि माँ मालंचा का इस पहाड़ को यहाँ के जनताओं के लिए या सैलानियों के लिए एक आकर्षक केंद्र बनाएंगे। और आज मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है, हम गौरवान्वित हैं, काफ़ी खुश हैं कि आज हम लोगों ने उस पहले का जो सपना था उस सपना का मूर्त रूप दे सके और आज उद्घाटन करके इस पार्क के अंदर में घुसे और हजारों हजार आदमी इस पहाड़ का, एक तो स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में और एक माँ मालंचा का जो आस्था का विषय है उसके बारे में देश विदेश के लोग जानने का काम करेंगे। मेरा आप सारे लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ आकर के कुछ पल कुछ घंटा यहाँ बिताने का काम करेंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आपको मन मस्तिष्क में सुकून मिलेगा, आत्म शांति होगा और सबको प्रेरित भी करिए यहाँ आने के लिए। ये थी अब तक की खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। धन्यवाद।